से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं जो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है, उस बुक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम इस बुक के आखिरी चैप्टर मतलब 6 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। मतलब जो भी मानवीय संसाधन है, उन मानवीय संसाधन को इन डिटेल में आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज के हमारे पहले पॉइंट से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। People are the nation greatest resources. It is the people with their demand and ability that turn them into resources. Hence, human resources is the ultimate resources. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirement. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. They differ in their educational level, age and sex. Their numbers and characteristics also keep changing. तो देखिए, जो कोई भी देश होता है, उस देश के लिए उसके जो लोग होते हैं, उसके जो नागरिक होते हैं, वो सबसे बड़े रिसोर्स के तौर पे होते हैं। क्योंकि जो कोई भी लोग होते हैं, अगर उनकी डिमांड है और उसी समय उनके पास कार्य क्षमता है या उनके पास वो एबिलिटी है, तो वो एक रिसोर्स के तौर पे उन्हें हम देख सकते हैं। मतलब किसी एक एरिया में जो कामगार वर्ग के लोग हैं, जो स्किलफुल लोग हैं, अगर उनकी डिमांड है तो ऑब्वियसली उन्हें वहां पे जॉब मिलेगा। उसी समय वो जो एरिया है, वो जो फैक्ट्री है, जिस काम के लिए उन्हें चुना गया है, अगर उसकी कार्य क्षमता या एबिलिटी उनके पास है, तभी हम वहां के जो लोग हैं उनको एज रिसोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। तभी वो जो लोग हैं वो हमारे रिसोर्स बन जाएंगे। उसी कारण जो ह्यूमंस है उन्हें कहा जाता है अल्टीमेट रिसोर्स। यहाँ पे जो हेल्दी पीपल होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं और जिनके पास कोई विजन होता है, मोटिवेटेड पीपल होते हैं, देखिए वो जो लोग होते हैं वो खुद की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो रिसोर्सेस होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम पिछले जो वीडियोस थे उनमें हम बात ही कर चुके हैं, जो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस हम देखते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर विश्व लेवल पे वो एक समान एक जैसा हमें देखने को नहीं मिलता। उसी प्रकार से जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं वो भी हमें जो हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को नहीं मिलते। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें अनइवन देखने को मिलता है। उसी समय जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमें डिफर करता हुआ देखने को मिलता है, जिनमें एक लेवल होता है एजुकेशनल लेवल, मतलब वहाँ के लोगों के पास कितना एजुकेशन का लेवल है। दूसरा है एज, मतलब वहाँ पे यंग जनरेशन कितनी है, वहाँ पे बच्चे कितने हैं, और वहाँ पे उसी समय जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी संख्या वहाँ की जनसंख्या में कितनी है। और आखिर में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सेक्स, मतलब वो जो जनसंख्या है वहाँ पे महिलाएं कितनी है या पुरुष कितने हैं। इस प्रकार से जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, और जो कि लगातार हमें बदलते हुए या चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। साइड में एक डू यू नो हमें देखने को मिल रहा है, उसे भी जरा देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री was created 1985 with an aim to improve the people's skill. This just show how important people are as a resource for a कंट्री। तो देखिए जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमें एक मिनिस्ट्री देखने को मिलती है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो मिनिस्ट्री है उसका फॉर्मेशन हमें 1985 में देखने को मिलता है। यहाँ पे यही बताना हम चाहते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, वो किसी भी एक देश के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि किसी एक देश का विकास वो कितना होगा, वो जो देश है वो डेवलप कंट्री होगा या डेवलपिंग कंट्री होगा, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो यहाँ पे जिस किसी भी देश के पीपल एजुकेटेड हो, हेल्दी हो या वो मोटिवेटेड हो, तो वहाँ का जो देश है वो डेवलप करता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। द वे इन विच द पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज pattern of population distribution. More than 90% of the world's population live in about 10% of the land surface. The distribution of population in the world is extremely uneven.
Some areas are very crowded and some are sparsely populated. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe, Northeastern North America. Very few people live in high latitude areas, tropical deserts, high mountain areas, and areas of equatorial forest and equatorial area. Many more people live in north of the equator than the south of the equator. Almost three quarters of the world's population live in two continents, that is Asia and Africa. 60% of the world's population stay in just 10 countries. तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसको पहले समझ लेते हैं। तो जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे अर्थ का सरफेस है, वो किस प्रकार से यहाँ पे हमारे अर्थ सरफेस पे वो बसे हुए हैं, मतलब किस एरिया में कितने लोग हमें देखने को मिलते हैं, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसी को कहा जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमें अनइवन देखने को मिलता है। मतलब हमें एक ही जगह पे एक ही प्रकार के लोग देखने को नहीं मिलते, उसी समय हर जगह पे उसी मात्रा में या उसी संख्या में जो लोग होते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते। मतलब पर्टिकुलर एक एरिया में जो जनसंख्या होगी वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, तो दूसरे एरिया में काफी कम जनसंख्या हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो 90% ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो हमें लगभग 10% एरिया पे ही निवास करती हुई देखने को मिलती है, और जो 10% जो पॉपुलेशन है वो लगभग 90% का जो एरिया है उस एरिया पे निवास करती हुई हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ये जो 90% लोक संख्या जो कि 10% एरिया पे निवास करती है, तो उस एरिया में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है या पॉपुलेशन की जो संख्या है वो काफी अधिक हमें देखने को मिलती है एज कंपेयर टू जहाँ पे 90% एरिया पे केवल 10% पॉपुलेशन भी निवास करती है। यहाँ पे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जो भी एरिया है जहाँ पे हमें काफी अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, उनमें हमें साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है वो देखने को मिलता है। उसके बाद आता है यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है, उस एरिया में भी काफी अधिक मात्रा में हमें जनसंख्या देखने को मिलती है। यहाँ पे जो पार्शली पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब सबसे कम जनसंख्या हमें खासकर जो हाई अल्टीट्यूड का एरिया है वहां पे देखने को मिलता है। देखिए इस प्रकार से हमारा अर्थ है और यहाँ पे इसके बीच में से इक्वेटर गुजरता हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड से मतलब होता है जो इक्वेटर का नॉर्थ और साउथ का जो एरिया है उसके दूर दराज इस एरिया में जहाँ पे हमें पोलर रीजन देखने को मिलता है, उस एरिया में काफी कम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। उसी समय जो ट्रॉपिकल एरिया में जो भी डेजर्ट हमें देखने को मिलते हैं, उन डेजर्ट के एरिया में भी काफी कम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है हाई माउंटेन्स का एरिया, जो पहाड़ी एरियाज होते हैं उन पहाड़ी एरियाज में भी काफी कम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का एरिया है जहाँ पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, उस एरिया में भी काफी कम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। ये जो एरिया है, इन एरियाओं में जो ह्यूमन का सेटलमेंट है उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन ना होने के कारण इन एरियाज में हमें काफी कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ के एरिया की बात करें तो देखिए इक्वेटर के नॉर्थ में यहाँ पे ये जो एरिया आता है, इस एरिया में विश्व की सबसे अधिक पॉपुलेशन निवास करती हुई हमें देखने को मिलती है एज कंपेयर टू इक्वेटर का ये जो साउथ का एरिया है उसके कंपेयर। तो मतलब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्थ या साउथ के एरिया में सबसे अधिक हमें जनसंख्या देखने को मिलती है, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए जो इक्वेटर का नॉर्थ एरिया है, मतलब जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उस एरिया में हमें विश्व की सबसे अधिक पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो देखिए हमारे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण ऐसे दो कॉन्टिनेंट है जिनमें हमें लगभग हमारे विश्व की 3/4 जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिलती है। और ये दो एरिया है, ये दो कॉन्टिनेंट है, एक है एशिया और दूसरा है अफ्रीका। उसके बाद हमारे विश्व में 10 ऐसी महत्वपूर्ण कंट्रीज है जिनमें विश्व की लगभग 60% जो पॉपुलेशन है इन्हीं 10 देशों में निवास करती हुई हमें देखने को मिलती है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे हमें दो पिक्चर देखने को मिल रही है। इन पिक्चर के माध्यम से आप काफी आसानी से समझ पाओगे कि
जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो हमारा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री की, विश्व की सबसे अधिक जन आबादी वाले देश, जिनमें सबसे पहले नंबर पे हमें देखने को मिलता है चाइना, दूसरे नंबर पे हमें इंडिया देखने को मिलता है, तीसरे नंबर पे यूएस, फोर्थ नंबर पे हमें इंडोनेशिया, फिफ्थ नंबर पे ब्राजील, सिक्स नंबर पे हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है, सेवंथ नंबर पे आता है बांग्लादेश, और जो 8वें नंबर पे आने वाला जो कंट्री है वो है रशिया, 9th नंबर पे नाइजीरिया और 10 नंबर पे हमें जापान देखने को मिलता है। ये जो 10 देश है, इन 10 देशों में ही लगभग हमें विश्व की 60% जनसंख्या देखने को मिलती है। और ये जो 10 देश है इनमें से ही पहले और जो दूसरे स्थान पर चाइना और इंडिया आता है, इन देशों में लगभग 50% ऑफ द रिमेनिंग दीज कंट्रीज पॉपुलेशन लिव। तो यहाँ पे दूसरी पिक्चर में यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट। यहाँ पर तो अभी हमने बात की जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ द नेशन, अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टिनेंट। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से इसको समझ पाएंगे, एक प्रकार से आपको आइडिया आ जाएगा। तो देखिए जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में जो जनसंख्या है वो हमें इस प्रकार से कई अधिक नंबर में देखने को मिलती है। उसके बाद यूरोप का नंबर आता है, यूरोप की जो जनसंख्या है आपको यहाँ पे इन कलर्स के माध्यम से देखने को मिल रही है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमें अफ्रीका देखने को मिल रहा है, जो अफ्रीका की जनसंख्या है वो भी यहाँ पे ये जो मनुष्य के पुतले हैं इन पुतलों के माध्यम से आप समझ पाओगे, इन फिगर के माध्यम से आप समझ पाओगे। यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर कितना है ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक प्रकार से आप ब्रॉड व्यू में एक अंदाजा लगा सकते हो, एक प्रेडिक्शन बना सकते हो कि किस कॉन्टिनेंट में जो जनसंख्या है उसका डेंसिटी या उसकी जो संख्या है वो कितनी है। यहाँ पे फिर से बात की गई है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, और जो ओशियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो पैसिफिक आइलैंड की जो कंट्री है वो देश यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे कम यहाँ पे हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो पैसिफिक आइलैंड के जो देश है वहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलती है, और सबसे अधिक जनसंख्या हमें एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। उसी समय विश्व की सबसे पॉपुलस कंट्री के रूप में हम चाइना को देखते हैं, दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, तीसरे नंबर पे यूएस, फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया और फिफ्थ नंबर पे हमें ब्राजील देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग एन यूनिट एरिया of the Earth's surface. It is normally expressed as per square kilometer. The average density of the population in the world is 45 person per square kilometer. South Central Asia has the highest density of population followed by East and Southeast एशिया। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन किस प्रकार से निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये पर स्क्वायर किलोमीटर का जो यूनिट है इस यूनिट को यहाँ पर हम समझेंगे। मान लीजिए ये जो स्क्वायर है इसके सबसे ऊपर वाली ये जो एरिया है, इस एरिया ये जो साइड है उसकी जो लंबाई है वो हमें 1 किलोमीटर देखने को मिलती है। उसी समय ये जो लंबाई है वो भी हमें 1 किलोमीटर देखने को मिलती है, और ये चारों को चारों साइड में हमें उसकी साइज या उसकी जो लंबाई है वो हमें 1 किलोमीटर ही देखने को मिलती है। तो उसी को कहा जाता है स्क्वायर किलोमीटर। मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर होता है उसकी हर भुजा हमें 1 किलोमीटर की देखने को मिलती है। अब ये जो 1 स्क्वायर किलोमीटर है इसमें हमें कितनी पॉपुलेशन की या कितने लोग यहाँ पे निवास करते हुए देखने को मिलते हैं, तो उसी के आधार पर हमारा जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है उसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा स्क्वायर किलोमीटर है यहाँ पे 1000 लोग निवास करते हुए हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस एरिया की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो हमें 1000 देखने को मिलती है। उसी समय दूसरा एक एरिया होगा जहाँ पे जो लोग होंगे उनका निवास यहाँ पे लगभग 100 लोगों का होगा, तो यहाँ की जो डेंसिटी होगी इट विल बी 100। तीसरा होगा 30। अब ये जो ये एरिया होगा तो यहाँ की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी वो हमें
30 देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर स्क्वायर किलोमीटर के आधार पर किसी एक एरिया की जनसंख्या को अगर हम नापे तो उसे कहा जाता है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एरियाज है जिनमें हमें सबसे अधिक पॉपुलेशन की डेंसिटी देखने को मिलती है, जिनमें हमें साउथ सेंट्रल एशिया ये एरिया देखने को मिलता है जहां पे विश्व की सबसे अधिक हमें जन आबादी या पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो देखने को मिलती है। उसी समय जो साउथ और जो साउथ ईस्ट का जो एशिया का एरिया है उस एरिया में भी हमें काफी अधिक पॉपुलेशन की डेंसिटी देखने को मिलती है। जितना एरिया छोटा होगा उस एरिया में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। उसी समय जितना एरिया बड़ा होगा तो उस हिसाब से वहां की जो जनसंख्या होगी वो कम ही होगी। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि उस एरिया में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो कम होगी। यहाँ पे दो एग्जांपल लेंगे, एक एरिया है डेजर्ट का और दूसरा है प्लेन्स का। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें डेजर्ट देखने को मिलता है और इस एरिया में हमें प्लेन्स देखने को मिलती है। तो जो डेजर्ट का एरिया होता है वहां पे जो क्लाइमेट होता है वो काफी एक्सट्रीम हमें देखने को मिलता है। तो इस एरिया में काफी कम ही लोग निवास करेंगे, मतलब इस एरिया का जो डेंसिटी है वो हमें कम देखने को मिलेगा। उसी समय जो प्लेन्स के एरिया होते हैं, प्लेन्स के एरिया में जो जमीन होती है, जो मृदा होती है वो काफी फर्टाइल होती है। उसी समय प्लेन्स के एरिया में भिन्न भिन्न प्रकार की जो नदियां होती है वो भी हमें देखने को मिलती है और ये जो नदियां है उनके द्वारा जो भी पानी को वहां पे लाया गया है उस पानी के आधार से वहां पे उस एरिया में काफी अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। मतलब जो भी लोग होते हैं उनका जो सर्वाइवल है उसके लिए आवश्यक पूरी कंडीशन हमें प्लेन एरिया में देखने को मिलती है। तो उसी कारण जो प्लेन्स के एरिया होते हैं या जो वैली का एरिया होता है उन एरियाज में जो जन आबादी है वो हमें काफी अधिक देखने को मिलती है एज कंपेयर टू डेजर्ट एरिया, या जिस किसी भी एरिया का जो भी टेम्परेचर है वो अगर हमें एक्सट्रीम देखने को मिले तो उस एरिया से यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे साइड में और एक डू यू नो हमें देखने को मिल रहा है, उसे जरा देख लेते हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज 3 to 4 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए जो हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है या पॉपुलेशन का घनत्व है वो हमें 324 देखने को मिलता है। मतलब अगर हमारे इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो जनसंख्या है उसको अगर हम नापे तो देखिए हर एक स्क्वायर किलोमीटर में हमें 324 लोग हमारे इंडिया में निवास करते हुए देखने को मिलेंगे। चलते हैं आगे। अब आगे यहाँ पर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे हम जियोग्राफिकल फैक्टर देखेंगे। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में यहाँ पर हम बात करेंगे टोपोग्राफी की। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन द प्लेन्स रादर देन mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. The Ganga Plain are the most densely populated areas of the world, while the mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely पॉपुलेटेड। तो देखिए जो टोपोग्राफी होता है या जो कोई भी भूरूप हम हमारे अर्थ के सरफेस पे देखते हैं वो हमें एक जैसे देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे खासकर हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद उस एरिया में हमें प्लेट्यू का एरिया भी देखने को मिलता है और आखिर में यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण माउंटेन्स का जो भी एरिया है वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो मानवीय बस्ती है या जनसंख्या है वो सबसे अधिक यहाँ पे हमें प्लेन्स के एरिया में ही देखने को मिलती है। अब इसके पीछे के रीजन महत्वपूर्ण 3 हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला है फार्मिंग। तो देखिए जो फार्मिंग की जो भी एक्टिविटी है उसके लिए एक सूटेबल या आइडियल प्लेस यहाँ पे हमें प्लेन्स के एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि प्लेन्स में जो भी जमीन है, जो भी सॉइल होती है वो काफी फर्टाइल हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी फसल है उससे आने वाली जो भी पैदावार है वो काफी अधिक हमें मिलेगी। उसी समय इस एरिया से बहने वाली जो कोई भी नदियां है उसके द्वारा काफी अधिक मात्रा में सिंचाई के लिए जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण जो इस एरिया की खेती है उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो लैंड है वो पूरी तरह से फ्लैट होने के कारण यहाँ पे इस एरिया में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब
जो कोई भी फैक्ट्रीज होती है उन फैक्ट्रीज को यहाँ पे हम काफी आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में ये तो जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना है हमें, उसके लिए आने वाला जो लागत खर्च है वो कम आएगा। उसी समय जो कोई भी फैक्ट्री यहाँ पे हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, अगर वो खासकर खेती से आता हो तो उस प्रकार की खेती का डेवलपमेंट हमें प्लेन्स के एरिया में देखने को ही मिलता है। और जो फैक्ट्री होगी उसके सराउंडिंग एरिया में जो भी सेवा क्षेत्र है या जो भी सर्विस सेक्टर है उसका भी विकास यहाँ पे हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो प्लेन्स के एरिया होते हैं उन प्लेन्स में हमें विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो देखिए हमारे इंडिया में जो गंगा के मैदानी एरिया है वहां पे विश्व की सबसे अधिक पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। मतलब विश्व में सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जो भी एरियाज है उस एरिया में हमारे गंगा के प्लेन्स आते हुए हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उसी समय जो विश्व का एंडीज पर्वत है, अल्प्सा और जो हिमालय पर्वत है वहां पे जो पॉपुलेशन है वो काफी विरल हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो प्लेटू और माउंटेन का एरिया है वहां पे जो भी जमीन होती है वो हमें समतल देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण उस एरिया में जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उसमें कई सारी अड़चने आती हुई हमें देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मैदानी एरिया से। उसी कारण जो मैदानी एरिया होता है वहां पे काफी अधिक जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। टोपोग्राफी के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्लाइमेट की। People usually avoid extreme climate that are very hot or very cold, like Sahara Desert and polar regions of the Russia, Canada and Antarctica। तो देखिए जो जनसंख्या है हमें उसी एरिया में सबसे अधिक देखने को मिलती है जिस एरिया का क्लाइमेट मॉडरेट हो या सौम्य हो, लेकिन उस एरिया में हमें पॉपुलेशन या जनसंख्या इतनी अधिक देखने को नहीं मिलती जिस एरिया का क्लाइमेट एक्सट्रीम हो। यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट से मतलब होता है, मतलब किसी एरिया का क्लाइमेट या तो काफी हॉट हो, काफी गर्म हो, या काफी कोल्ड या काफी ठंडा हो। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सहारा डेजर्ट का। देखिए जो सहारा डेजर्ट का एरिया है वहां पे जो भी क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है वो काफी हॉट देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे इस एरिया में काफी कम जन आबादी हमें देखने को मिलती है। उसी समय जो कोल्ड एरियाज है जैसा कि पोलर रीजन हमें रशिया में देखने को मिलता है, कनाडा और अंटार्कटिका में इस एरिया का जो भी क्लाइमेट है वो काफी ठंडा हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण इस एरिया की जो भी पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो भी हमें कम देखने को मिलती है। एक प्रकार से ना तो ज्यादा गर्म ना तो ज्यादा ठंडा, इसके बीच का जो भी क्लाइमेट जिस किसी भी एरिया में होता है उस एरिया में हमें जन आबादी काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर अब बात करेंगे सॉइल की। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra in India, Huanghe, Changjing in China and Nile in Egypt are densely populated। तो देखिए जिस किसी भी एरिया की जमीन या मृदा अगर हमें फर्टाइल देखने को मिले उस एरिया में जो कोई भी एग्रीकल्चर है या खेती है उसे हम काफी सही तरीके से कर सकते हैं, जिसके कारण उस एरिया में आने वाली जो पैदावार है वो काफी अच्छी होगी, जिसके कारण उस एरिया की जो भी जनसंख्या होगी उसका जो भी सर्वाइवल है या उसकी जो कोई भी अन्न की या फूड की जरूरत है वो पूरी होती हुई इस एरिया में हमें देखने को मिलेगी, जिसके कारण जिस किसी भी एरिया में जो सॉइल फर्टाइल होती है उस एरिया में हमें जन आबादी काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात ही कर चुके हैं जो मैदानी एरिया होता है वहां पे एक फर्टाइल सॉइल हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण वहां पे काफी अधिक मात्रा में जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो हमारे फर्टाइल प्लेन्स हमने देखे हैं जो कि हमें गंगा और जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है उसके एरिया में देखने को मिलते हैं। उसी समय हुयांगहो, चैंगजिंग जो कि चाइना और जो नाइल नदी हमें इजिप्ट में देखने को मिलती है, ये जो नदियों का एरिया है यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में हमें जनसंख्या देखने को मिलती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी देखने को मिलती है। अब सॉइल के बाद यहाँ पर बात करेंगे वाटर की। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट्स हैव अ स्पार्स पॉपुलेशन। तो देखिए जमीन के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है वाटर।
अगर किसी एक एरिया में काफी अच्छी मात्रा में फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हो तो वहां पे एक तो वो वाटर हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा है खेती, और तीसरा जो कोई भी हमारे उद्योग धंधे हम देखते हैं उनके लिए भी वहां पे हम पानी का यूज कर सकते हैं, जिसके कारण उस एरिया में जो पॉपुलेशन होगी वो डेफिनेटली हमें ज्यादा देखने को मिले। खासकर जो रिवर वैलीज होती है, क्योंकि रिवर वैलीज में जो रिवर होती है उसके द्वारा जो पानी होता है उसका सप्लाई हमें निरंतर या कंटिन्यू वे में देखने को मिलता है। उसी कारण विश्व की जो कोई भी रिवर वैलीज है वहां पे जो भी पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी काफी अधिक हमें देखने को मिलती है, उस एरिया में काफी अधिक जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो डेजर्ट के एरिया है उस एरिया में पानी की जो भी मात्रा है वो काफी कम होने के कारण उन एरियाज में हमें जो पॉपुलेशन है वो काफी कम देखने को मिलती है। यहाँ पे रिवर वैली और डेजर्ट के एरिया में जो पॉपुलेशन का डिफरेंस है उसके पीछे का रीजन यहाँ पे हमें वाटर ही देखने को मिलता है। वाटर के बाद बात करेंगे मिनरल्स की, बात करेंगे खनिजीय तत्वों की। एरिया विद द मिनरल्स डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। डायमंड माइंस ऑफ द साउथ अफ्रीका and discover of oil in the Middle East lead to the settling of the population of the area। अगर किसी एक एरिया में भिन्न भिन्न प्रकार के मिनरल्स के डिपॉजिट अगर हमें मिले या किसी एक पर्टिकुलर मिनरल्स के डिपॉजिट भी हमें उस एरिया में मिले जिसकी मांग विश्व तौर पर काफी अधिक हो, जिसका मूल्य विश्व तौर पर काफी सही तरीके से बैठता हो, तो उस एरिया में भी जो पॉपुलेशन है उसका घनत्व बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। खासकर जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में जैसे ही जो डायमंड्स की माइन है इनकी डिस्कवरी हुई तो वहां पे इस एरिया में काफी अधिक संख्या में हमें पॉपुलेशन का सेटलमेंट बनता हुआ देखने को मिला। उसके बाद जो मिडल ईस्ट का जो एरिया है जहाँ पे हर तरफ हमें रेतीला या डेजर्ट का एरिया ही देखने को मिलता है, उस एरिया में जो ऑयल्स की माइन है उनकी डिस्कवरी के बाद काफी अधिक मात्रा में उस एरिया में पॉपुलेशन की सेटलमेंट हमें देखने को मिलती है। चलते हैं आगे। अब आगे यहाँ पर हम बात करेंगे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर की, जिनके कारण किसी एक एरिया की जनसंख्या आबादी कितनी होगी वो डिसाइड होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे सोशल फैक्टर की। एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर द मोर डेंसली पॉपुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल पुणे ऑफ महाराष्ट्र। तो देखिए सोशल फैक्टर्स में एक तो हमें हाउसिंग देखने को मिलता है, दूसरा है शिक्षण या एजुकेशन, और तीसरा होता है हेल्थ फैसिलिटी। मतलब किसी एक एरिया में अगर अच्छा सा रिहायशी इलाका हमें देखने को मिले, उसी एरिया में जो एजुकेशन की फैसिलिटीज है अगर वो हमें सही मात्रा में और अच्छी प्रकार से देखने को मिले, और उस एरिया का जो हेल्थ फैसिलिटी है मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो कोई भी डिस्पेंसरीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है या जो कोई भी दवाखाने होते हैं, अगर उनका जाल या विस्तार काफी सही तरीके से उस एरिया में हमें देखने को मिले तो डेफिनेटली उस एरिया में जो जन आबादी है वो बढ़ेगी। और इसी प्रकार की जन आबादी यहाँ पर हमें पुणे में देखने को मिलती है। पुणे एक महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण या आधुनिक शहर के तौर पे उसे हम देख सकते हैं। उसके बाद कल्चरल फैक्टर आता है। प्लेस विद द रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट्स पीपल। वाराणसी, जेरूसलेम, वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल। तो देखिए जो हमारा कल्चर होता है उस कल्चर से रिलेटेड जो कोई भी एरियाज होते हैं उन एरियाज में हमें काफी अधिक मात्रा में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे बात की है हमारे इंडिया में जो गंगा का तीर है वहां पे वाराणसी हमें देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में जो वाराणसी है उसका काफी अति उच्च स्थान हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में हमें जनसंख्या देखने को मिलती है। उसी समय जो हमारे मुस्लिम बांधव है उनके लिए जो जेरूसलेम है वो एक काफी पवित्र स्थान के तौर पर उसे देखा जाता है, और जो क्रिश्चियन बांधव है उनके लिए जो वेटिकन सिटी का जो एरिया है वो काफी पवित्र है। इसी कारण ये जो एरियाज है इन एरियाज में हमें काफी अधिक मात्रा में पॉपुलेशन का घनत्व देखने को मिलता है। उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, large number of people are attracted to these areas. Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated
एरियाज। तो देखिए आज के जीवन में जो कोई भी पॉपुलेशन है या उसका कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं वो खासकर इकोनॉमिक फैक्टर के वजह से ही हमें देखने को मिलता है। खासकर जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो रोजगार होते हैं, उसकी जो कोई भी अपॉर्चुनिटीज वहां पे उस एरिया में लोगों को मिलती है, उसके कारण उस एरिया की तरफ काफी अधिक मात्रा में लोग आकर्षित होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ओसाका शहर, जो कि हमें जापान में देखने को मिलता है, और हमारे इंडिया का मुंबई में इसी कारण से काफी अधिक मात्रा में जो पॉपुलेशन है उसका माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण इस एरिया में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो काफी अधिक मात्रा में बढ़ती हुई हमने देखी है। अब यहाँ पर बात करेंगे पॉपुलेशन चेंजेस की। Population changes refer to changes in the number of people during the specific time. The world population has not been stable. It has increased manifold. This is actually due to the changes in the number of births and deaths. For example, long period of human history until the 18th century, world's population grew steadily but slowly. Large number of babies were born but they died early too. This was as there were no proper health facilities. Sufficient food was not available for all the people. As a result, total increase in the population was very low. तो देखिए जो पॉपुलेशन का जो चेंजेस है वो हमें खासकर जो पॉपुलेशन है उसके नंबर्स में किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एरिया है और इस एरिया का जो कार्यकाल है उसे फॉर एग्जांपल हम 100 साल का लेते हैं। अब इस एरिया में मान लीजिए जो 19 का पीरियड था वहां पे जो जन आबादी थी वो फॉर एग्जांपल एज हम 10,000 लेंगे। अब इसके बाद जैसे ही 2000 ये साल गुजरता है तो यहाँ की जो जन आबादी होगी वो लगभग 12,000 के अराउंड बन जाती है। तो यहाँ पे जो ये 3,000 का चेंज है यहाँ पे हमें यहाँ पे ये जो 2000 का चेंज आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, इसी को कहा जाता है पॉपुलेशन चेंज। क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम जो कि हमने 100 साल का लिया है और इसके बीच में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी पॉपुलेशन या भी जो जनसंख्या है उसकी जो नंबर ऑफ संख्या है उसमें जो चेंज आता हुआ हमें देखने को मिलता है उसी को कहा जाता है पॉपुलेशन चेंज। जैसा कि हम सभी जानते हैं विश्व की जो भी पॉपुलेशन है वो हमें स्टेबल देखने को नहीं मिलती। लगातार जो विश्व की पॉपुलेशन है वो आज के दिनों में हमें बढ़ती ही देखने को मिल रही है और इसका जो इंक्रीज है वो हमें कई तरीकों से देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन चेंज होता है उसके पीछे के महत्वपूर्ण दो रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। एक है नंबर ऑफ बर्थ और दूसरा है नंबर ऑफ डेथ। मतलब किसी एक एरिया में जो बर्थ की संख्या है वो कितनी है और जो डेथ का रेट है वो कितना है, उसी के आधार पर उस एरिया की पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी उसको डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे हम जो 80s की बात करें तो देखिए लगभग स्टिल द 18th सेंचुरी यहाँ तक जो हमारे विश्व की पॉपुलेशन थी उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो भी ग्रोथ हमें देखने को मिलती थी वो काफी स्लो और स्टेडी ग्रोथ थी। इसके पीछे का रीजन देखिए यहाँ पे जो बर्थ का जो रेट था वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता था, लेकिन उसी समय जो डेथ का जो भी रेट था वो भी हमें इस एरिया में काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलता था, जिसके कारण जो पॉपुलेशन है उसमें जो एडिशन वाली जो जनसंख्या है वो काफी कम हमें देखने को मिलती थी। यहाँ पे इस एरिया में जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा होने का कारण था क्योंकि इस एरिया में जो फूड था, जो अन्न था वो सभी लोगों तक सही मात्रा में हमें देखने को नहीं मिलता था। उसी समय जो हेल्थ की फैसिलिटी थी वो भी यहाँ पे हमें काफी कम वे में ही देखने को मिलती थी, जिसके कारण एक तो बर्थ रेट भी ज्यादा था और दूसरा जो डेथ रेट था वो भी काफी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इस कार्यकाल में जो भी जनसंख्या थी उसकी जो ग्रोथ थी वो काफी स्लो हमें देखने को मिलती थी। चलते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से विश्व की पॉपुलेशन बढ़ रही है। देखिए इन 1820 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। 150 years later, early 1970, the world population reached 3 billion.
This is often called population explosion. In 1990, less than 30 years later, the population doubled. It will become 6 billion. The main reason for this growth was the better food supplies and medicine. Death rate were reducing while the number of births still remained fairly high. Births are usually measured using the birth rate, that is the number of live births per 1000 people. Death rates are usually measured using the death rate, that is the number of death per 1000 people. तो देखिए जैसे ही 1820 का समय आता है, जो हमारे विश्व की पॉपुलेशन होती है वो हमें 1 बिलियन के अराउंड देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही 1820 के बाद जैसे ही हम 1970 का पीरियड देखते हैं, तो जो हमारे विश्व की पॉपुलेशन है वो लगभग 3 फोल्ड बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है। 1970s में जो हमारे विश्व की पॉपुलेशन है वो हमें 3 बिलियंस बनती हुई हमने देखी है। और जो 1990s का समय था वहां पे केवल 30 साल में ही जो विश्व की पॉपुलेशन है फिर से डबल हो गई और ये हमें 6 बिलियन तक पहुंचती हुई देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो विश्व की पॉपुलेशन है वो हमने बढ़ती हुई देखी है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो कंसेप्ट है उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम किसे कहेंगे? एकाएक जो पॉपुलेशन में जो भी वृद्धि हमने देखी है, जो चढ़ाव हमने देखा है, उसी को कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि खाली 30 ही साल में जो विश्व की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर हमने डबल होती हुई देखी है और इसी को कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर समय में जिस किसी भी एरिया का पॉपुलेशन काफी अधिक मात्रा या एकाएक से बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है, तो हम उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार का पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन क्यों हुआ, तो इसके पीछे का रीजन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो भी फूड की फैसिलिटी थी, मतलब अब यहाँ के जो भी लोग थे हमें विश्व तौर पे देखने को मिलते हैं, उनके लिए जो अन्न था उसका सप्लाई सही मात्रा में बनता हुआ देखने को मिला। क्योंकि जैसे जैसे साइंस में विकास होता गया वैसे वैसे जो भी खेती है उसमें हमें नई नई टेक्निक्स आती हुई देखने को मिली, जिसके कारण जो पैदावार है या जो भिन्न भिन्न प्रकार के वैरायटी ऑफ फूड है उनका प्रोडक्शन बढ़ता हुआ हमने देखा है, जिसके कारण यहाँ की जो कोई भी जन आबादी है उसके लिए सफिशिएंट वे में फूड का सप्लाई यहाँ पे बनता हुआ हमने देखा है। उसी समय जो हेल्थ की फैसिलिटी थी, जो भी मेडिसिन थी, वो भी काफी सही वे में इस एरिया में इस समय के दरमियान काफी अच्छी तरह से विकसित होती हुई हमने देखी है। इसके पीछे के ये दो रीजंस है जिसके कारण इस एरिया में या विश्व तौर पे जो पॉपुलेशन है उसका एक्सप्लोजन बनता हुआ हमने देखा है। अब देखिए यहाँ पे जो डेथ रेट है वो हमको कम होता हुआ देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीजन एक तो जो फूड का सप्लाई है वो सही मात्रा में होने के कारण जो भूख बली की हम जो समस्या को फेस करते थे, मतलब जो मल न्यूट्रिशन की जो समस्या थी वो अब इस समय में काफी कम होती हुई हमने देखी है। उसी समय जो हेल्थ की फैसिलिटी थी उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आने के कारण जो डेथ रेट था वो काफी तेजी से कम होता हुआ हमने देखा है। लेकिन उसी समय जो बर्थ का जो रेट है वो उस प्रकार से काफी कम होता हुआ हमने नहीं देखा जिस प्रकार से जो डेथ रेट है वो कम हुआ। उसी कारण यहाँ पे जो बर्थ रेट और जो डेथ का रेट है इन दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस होने के कारण, गैप होने के कारण यहाँ पे विश्व की जो पॉपुलेशन है उसमें हमें एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट है उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो बर्थ रेट क्या होता है, मान लीजिए किसी एक एरिया में 1000 लोग है और इस एरिया में जो 1000 लोग है, इन 1000 लोगों ने 1000 नए बालकों को जन्म दिया है। अब यहाँ से ये जो 1000 नए बालक है इनमें से कितने लोग जीवित रह पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 साल के अंतराल में यहाँ पे जो 1000 लोग हैं उनमें से 200 बच्चे डाई हो गए, मर गए। तो यहाँ पे जो बर्थ रेट होगा वो हमें लगभग 80 देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बर्थ रेट होगा वो लगभग हमें 800 देखने को मिलेगा। मतलब इस एरिया में जो भी जनसंख्या है या उसका जो बर्थ रेट है वो हमें 800 देखने को मिल रहा है।
और उसी समय यहाँ पे जो डेथ रेट है उसकी बात करें तो मान लीजिए एक एरिया में 1000 लोग थे जो जन्मे थे और इसमें से लगभग 200 ही मर गए। तो यहाँ पे जो डेथ रेट होगा वो हमें कितना देखने को मिलेगा, इट विल बी 200। तो इस प्रकार से जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट है उसमें डिफरेंस आने के कारण जो जनसंख्या बढ़ी है उसी को कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ पे बर्थ रेट और जो डेथ रेट है उसका बेस यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन लिया जाता है और उसी के आधार पर हम डेथ रेट या जो बर्थ रेट होता है उसको डिसाइड करने का काम करते हैं। चलते हैं आगे। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। Birth and death rate are natural causes of population change. The difference between the birth rate and the death rate of the country called natural growth rate. The population increase in the world is mainly due to the rapid increase in natural growth rate. यहाँ पे जो माइग्रेशन है उस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे जिसके कारण भी हमें जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम दो एरिया लेंगे जिनमें से एक एरिया होगा टाउन का और दूसरा यहाँ पे जो एरिया हम ले रहे हैं उसे हम फॉर एग्जांपल एज अ विलेज का एरिया लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो विलेज और जो टाउन का एरिया है वहां पे एक प्रकार से माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है, एक प्रकार से जो लोग होते हैं उनकी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जो विलेज का एरिया होता है वहां पे जो भी रोजगार होता है या उसकी जो कोई भी अपॉर्चुनिटीज होती है वो काफी कम हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण जो टाउन के एरियाज है वहां पे यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं और वहां पे शिफ्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ की जो भी पॉपुलेशन होगी वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो हमें घटती हुई देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से विलेज से टाउन के एरिया में, सिटीज के एरिया में लोग ट्रांसफर करते हैं या शिफ्ट करते हैं उस प्रकार का शिफ्ट हमें टाउन टू विलेज एरिया में नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे जो ये मूवमेंट हो रहा है उसी को कहा जाता है माइग्रेशन, जहां पे लोग एक पर्टिकुलर एरिया में या उस एरिया से बाहर दूसरी तरफ ट्रैवल करते हैं या शिफ्ट करते हैं उसी को कहा जाता है माइग्रेशन। और यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है उसके कारण भी कई सारे पॉपुलेशन में हमें चेंजेस आते हुए देखने को मिलता है। तो देखिए जैसे ही हमने पॉपुलेशन चेंजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने बात की थी बर्थ रेट और डेथ रेट। यहाँ पे बर्थ रेट और जो डेथ रेट है उसके कारण जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें जो भी चेंजेस आते हुए हमें देखने को मिलते हैं उसे कहा जाता है नेचुरल कॉजेस। और यहाँ पे जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट होता है उसमें जो भी डिफरेंस होता है और उसके कारण जो कोई भी पॉपुलेशन होती है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो उसे कहा जाता है नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है उसको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर से एक एरिया लेंगे जहाँ की जन आबादी हमें 1000 देखने को मिलती है। तो मान लीजिए इस एरिया की जो जन आबादी है वो 1000 है। फॉर एग्जांपल जो 1000 का जो बर्थ है उसमें से जो 100 पीपल है वो सरवाइव करते हैं और 200 गेट डाई। और उसी समय यहाँ पे जो डेथ होगा मान लीजिए 1000 पीपल में यहाँ पे जो डेथ का जो रेट है वो हमें 200 देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे लगभग हमें जो 800 है उतना डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं जो 1000 हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें से 200 डाई होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो सर्वाइव का जो रेट है वो लगभग 800 है। उसी समय जो यहाँ पे 1000 लोग हैं उनमें से केवल 200 ही पीपल यहाँ पे डाई होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो 800 जो पीपल है दे विल बी बिकम नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। और ये जो नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है उसका जो इंक्रीज है हाल ही के दिनों में काफी अधिक मात्रा में होने के कारण ही जो विश्व की पॉपुलेशन है वो लगातार तौर से बढ़ती हुई हमने देखी है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके छठे चैप्टर को हमने इन डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे इसी प्रकार से जो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके सारे के सारे जो 6 चैप्टर है उनको हमने इन डिटेल में पढ़ा है। उसके सारे के सारे वीडियो आपको जो सिद्धू आईएएस का यूट्यूब का चैनल है वहां पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपने सुझाव जरूर
जरूर दें। उसी समय आप अगर हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, और उसी समय हमारा जो सिद्धू आईएएस का टेलीग्राम का चैनल है उसे भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपनी जो पढ़ाई है उसे जारी रखिए। मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाजत चाहता हूं।